Good morning, children. Today we are going to start with the chapter The State Government of Civics, Class 7. Before we start with the chapter, let us read about the takeoff. Every country chooses some form of government in order to administer and manage internal and external affairs. Okay? In dash, the government is going to come. People dash in order to elect the government. People vote. Okay? And in the warm-up section, the children are asking their mother, "Mama, why are they shouting? कि ये चिल्ला क्यों रहे हैं?" So mother is telling them, they are asking people to vote for वीरेन भाई so that he become the chief minister. ठीक है, कि मतलब वीरेन भाई के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि उसको चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करो, है ना. उसके लिए वो कंपेनिंग कर रहे थे. विल ही ऑल्सो बिकम द प्राइम मिनिस्टर, कि क्या जो ये जो चीफ मिनिस्टर है क्या वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है. तो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर? सो बेसिकली दैट देयर इज़ नॉट अ vast difference. Only the difference is that the chief minister work like a prime minister only, but he works at the state level. Okay, so prime minister is he runs the country and chief minister runs the state. So now if you see the political map of India, you will observe that some places on the map are marked with yellow dot. ठीक है, you can see I'm just showing you the next page. So next page, okay, here. So you can see some places that are marked with the red dot here. Now what does these red dots mean? Some of them are state capitals and other are union territories, और कुछ इनमें से union territories है. तो अब difference, what is the difference between कि जो states और union territories में difference क्या है कि state government they have their own states में अपनी states have their own state government, बल्कि जो यूनियन टेरिटरीज दे ऑल आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर. ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होती है. स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को कंट्रोल करती हैं. ठीक है, दे डू नॉट हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट एंड अ चीफ मिनिस्टर. जो आपकी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनके पास सेपरेट गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाई सम स्टेट्स नीड अ सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, कि अब हम अच्छे से पढ़ते हैं कि कुछ स्टेट्स को सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाहिए होती है. तो इंडिया हमारा बहुत लार्ज है, डाइवर्स है. ही नीड द पीपल, द जो लोगों की नीड्स हैं, उनके इश्यूज़ हैं, देयर प्रॉब्लम्स जो भी वो फेस करते हैं वो रीजन टू रीजन डिफ़र करते हैं बेटा. तो वन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल वुड नॉट बी एबल टू मैनेज सच वेराइटी ऑफ इश्यूज़. तो जो गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे है, इतनी बड़ी कंट्री है, वो कंट्री सपोज करो एग्जांपल लेते हैं कि क्या प्रिंसिपल अकेले सब काम कर सकते हैं? क्या वो ऑफिशियल वर्क भी कर सकते हैं? क्या वो बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं? क्या वो स्कूल की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की वो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं? नो. तो इसलिए उन्होंने क्या करा है, स्कूल को डिवाइड कर दिया. ऑफिशियल ग्रुप को ऑफिस का काम करने दे दिया, पियोन ग्रुप को पियोन का काम करने दे दिया, है ना. ठीक है, और टीचर्स को टीचर स्टाफ को टीचिंग का काम करने, और ख़ुद वो एडमिनिस्टर करते हैं अपने ऑफिस में बैठ के अपने स्कूल को. सो ऐसे ही जो हमारा देश है वो लार्ज है, डाइवर्स है. तो उसकी जो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स लोगों की वो इजीली नहीं उनको से देखा जा सकता. तो गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल वुड नॉट बी एबल टू मैनेज सच वेराइटी ऑफ इश्यूज़. सो फेडरल कंट्री बनाया गया इंडिया को. फेडरल कंट्री क्या होते हैं कि इस तरह की गवर्नमेंट जिसमें बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, वो यूनाइटेड रहती हैं, बट वो अपने इंटरनल अफेयर्स में दे आर इंडिपेंडेंट. फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है बेटा कि मतलब स्टेट इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, बट दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर इंटरनल अफेयर्स. जो उनको काम करने अपनी स्टेट लेवल पे वो उसके लिए पूरे आज़ाद है. दे डोंट हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तभी अच्छा कर सकता है ना रन कोई कंट्री. अगर सबको आज़ादी मिलेगी अपने अपना काम अच्छे से करने के लिए, वो तभी अच्छे से कर पाएंगे. अब अगर किसी को उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं तो ऑब्वियसली वो हमेशा डरा ही रहेगा कि उसको ये गलतियां निकालते रहेंगे कि आपने ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया. तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, बेटर मैनर में नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो फेडरल कंट्री बनाने का यही मकसद था. ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट इट हैज़ द गवर्नमेंट्स एज फेडरल गवर्नमेंट का मतलब दैट द गवर्नमेंट हैड इज़ एट 2 levels. ठीक है,
मोर देन 2 लेवल्स भी हो सकते हैं। द क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल वुड हेल्प ईच स्टेट टू बी गवर्न इन अ बेटर मैनर। ठीक है, हर एक का जो स्टेट है वो अच्छे से गवर्न कर सकते हैं। अब लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ लेते हैं बेटा। तो द गवर्नमेंट जो है हमारी यहाँ कंट्री में, इट फंक्शंस एट 3 लेवल्स। वो कौन से लेवल्स हैं? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल्स। ठीक है, जो आपकी उसमें विलेजेस में होती हैं। तो सेंट्रल लेवल उसको यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। वो पूरे कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करती है। इट टेक डिसीजंस दैट अफेक्ट्स द होल कंट्री। वो जो भी देश के हित में जो भी काम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। और हर एक स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ ध्यान देती है, उसके कंसर्न्स, उसके इश्यूज़ की तरफ ध्यान देती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बर्डन है वो भी शेयर करती है, क्योंकि अगर नहीं तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारे काम ध्यान देने पड़ेंगे। अब क्या है कि खाली स्टेट गवर्नमेंट अपना उन स्टेट लेवल पे अपना सब देख लेती है, और जिसकी वजह से उसकी हेल्प हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प हो जाती है। तो आगे चलते हैं। ओके, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट्स आर टेकन केयर ऑफ एट दिस लेवल इटसेल्फ। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ एबल टू कंसंट्रेट ऑन इश्यूज़ दैट अफेक्ट द होल नेशन। ठीक है, और क्योंकि कंट्री इज़ वास्ट एंड एवरी स्मॉल एरिया वेदर विलेज और टाउन they can have a number of problems. तो there is a third level of the government is also, उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। अर्बन एरियाज़ के लिए लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो म्यूनसिपैलिटी होती है, और रूरल एरियाज़ के लिए इसको पंचायत बोलते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हमारी जो कंट्री है, इट इज़ अ 3-tier सिस्टम इन आवर कंट्री। यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो पूरे कंट्री को ध्यान रखती है। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट का ध्यान रखती है। लोकल गवर्नमेंट जो आपकी लोकल यानी कि आपके विलेजेस या आपके अर्बन एरियाज़ का ध्यान देखती है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे 3 लेवल्स जो है हमारे गवर्नमेंट के, ये इनके जो फंक्शंस हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है इंटायर कंट्री के लिए और एक्सटर्नल अफेयर्स का ध्यान देती है। ठीक है, जो हमारी सेंट्रल लेवल है, दे मेक्स द लॉज फॉर द इंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए, और एक्सटर्नल अफेयर्स का ध्यान रखती है। और जो गवर्नमेंट सारे लेवल्स पे अगर गवर्नमेंट का देखा जाए तो एट ऑल लेवल्स ऑर्गेनाइज देयर वर्क अंडर 3 ब्रॉड हेड्स, है ना। अगर गवर्नमेंट का देखा जाए वो किस तरह से अपने काम को ऑर्गेनाइज करती है, वो एक 3 ब्रॉड हेड्स के अंडर काम कर सकती है। ठीक है, या आप ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कह सकते हो इनको। द लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है, द एग्जीक्यूटिव जो इन लॉज को एग्जीक्यूट करती है, जो इसमें गवर्नमेंट का रोल हो जाता है कि उन लॉज को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, और ये जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? जुडिशरी। ठीक है, अब विच इन्फोर्सेस द लॉज, सॉरी इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, एंड इन्फोर्स कौन कर रहा है? आपके जुडिशरी। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काम करने की, इसको और क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपका फंक्शन है मतलब एक देश को चलाने का, वो बड़ा स्मूथली वर्कआउट करता है। ठीक है, विदाउट एनी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़े क्लियरली सेपरेटेड होती हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके 2 हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इज़ द गवर्नमेंट फॉर्म। गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है? जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इट इज़ एबल टू विन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए बेटा, हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब आपके हिस्से बटे हुए हैं, डिवाइड किया हुआ है स्टेट को। ठीक है, अब वो स्टेट सपोज एक स्टेट में 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। ठीक है, तो पार्टी जिसको विन करनी, जिसको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, उसको कम से कम 26 या 27 मोर देन हाफ, ठीक है, नंबर है, उसको जीतना पड़ेगा। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी बोलते हैं कि दिस पर्टिकुलर पार्टी हैज़ वन द मेजॉरिटी। ठीक है, और ये जो पार्टी जब विन करती है इलेक्शंस, और ये स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, और गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और स्टेट गवर्नमेंट कितने सालों के लिए इलेक्ट होती है? एक बार के बाद 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद जो है इलेक्शंस दोबारा होते हैं, और दोबारा से उनको जीतना अपना पड़ता है।
बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से विन करते हैं पर वो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं है, वो किस में आ जाते हैं बेटा, ऑपोजिशन में। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी क्या होती है कि बिना किसी की हेल्प में खुद ही अकेले जीत जाना, है ना, हाफ से भी ज़्यादा सीट्स ले लेना। ठीक है, अगर ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी वो क्लियर मेजॉरिटी से विन कर लेती है तो दिस पार्टी, द पार्टी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट हैज़ टू टाई। अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से नहीं विन करती तब उसको क्या करना पड़ता है, किसी और पार्टी के साथ टाई अप करना पड़ता है। ठीक है, और मतलब ताकि मोर देन हाफ जो उनका जो जीतने का जो है जो उनको नंबर चाहिए वो मोर देन हाफ बन सके। तो उस तरह के जब किसी के साथ वो दूसरी पार्टी के साथ टाई अप करती है उस तब क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं कि इन्होंने कोalition गवर्नमेंट फॉर्म की है। अब इलेक्शंस के लिए हर एक जो स्टेट है वो छोटी छोटी डिविजन्स में डिवाइड कर रही है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टीज़ के खड़े होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस के लिए 1 कैंडिडेट इज़ इलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज, और इन सब में सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में सब ये डिविजन में से एक कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, और वही जो है मेंबर ऑफ मतलब जैसे कोई पार्टी जीत जाती है तो उसमें से एक मेंबर इलेक्ट कर लिया जाता है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है, और जिसे एमएलए भी कहते हो आप। ठीक है, और एमएलए की जो मिनिमम एज होती है दैट हैज़ टू बी 25 ईयर्स टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ना फैक्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब देखिए एरिया तो बहुत बड़ा लेकिन लोग उसमें से सिर्फ 50 रह रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक नहीं बनेगी। ठीक है, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कम से कम 2000 लोग या इतने होने ही चाहिए, है ना, और अगर वो इतने नहीं बन पाते तो दूसरे विलेज को भी साथ में ला लिया जाता है, जब दूसरी एरिया को भी साथ में मिला लिया जाता है ताकि उतनी पॉपुलेशन बन सके, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाती है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट now first of all let's talk about the legislative assembly. इंडिया में मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेचर्स हैव ओनली वन हाउस। इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है उनके पास एक ही हाउस है जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा। इसे कहते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। एक ही हाउस होना दैट मीन्स यूनी, अगर दो हो जाएंगे तो बाई कैमरल हो जाएगा। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वेयर द असेंबली इज़ एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस एंड मेक लॉज। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव क्या करती है, डिसीजंस लेती है और लॉज बनाती है। जितने भी एमएलए से होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों, वो लेजिस्लेटिव असेंबली पे मिलते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द प्लेस वेयर ऑल डिबेट्स एंड डिस्कशंस रिगार्डिंग द रनिंग ऑफ द स्टेट टेक प्लेस। कि स्टेट को रन करने के लिए कुछ भी डिबेट्स या डिस्कशंस करने होते हैं वो कहाँ होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, विधानसभा में। ठीक है, और वैसे इंडिया आप स्टेट लेवल में तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और अगर यूनियन लेवल पे सेंट्रल लेवल पे करनी हो तो पार्लियामेंट। ठीक है, अब आप इस तरह से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह का लेजिस्लेचर इज़ देयर एट द लेवल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। किस तरह का लेजिस्लेचर है, कैन यू नेम द हाउसेज ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। बेटा आपका पार्लियामेंट है। ठीक है, उसमें कौन कौन से हाउसेज होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्क ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो काम कैसे करती है। तो लेजिस्लेटिव हमारी असेंबली जो है हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है स्टेट, जो कि लॉज बनाती है और बहुत सारे एक्सटेंसिव डिबेट्स को कैरी आउट करती है नए लॉज बनाने के लिए। मतलब कोई प्रपोजल आता है कि नया लॉ बनना चाहिए तो उसके लिए काफ़ी सारा डिबेट्स करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। और एमएलए डिस्कस करता है सारे एस्पेक्ट्स जो एक लॉ के लिए प्रपोज्ड होते हैं, उसको एवेल्युएट भी करता है अगर उस लॉ में कोई चेंजेस लाने हैं। ठीक है, या कोई एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंज लाना है कि इस समय के हिसाब से उसको चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ ये लेजिस्लेटिव असेंबली में देखे जाते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको वो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कंसिडर करती हैं। ठीक है, जितने भी
कुछ भी कोई चीज़ हमारी लिस्ट आती है कि ये इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी कौन कंसिडर करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर ज़रूरत पड़ती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली वो खुद भी लॉज बना सकती है ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कॉन्करेंट लिस्ट है, एक तो यूनियन लिस्ट होती है बेटा, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट वो होती है जो आपके कंट्री से रिलेटेड कोई लॉज हों। स्टेट लिस्ट जो स्टेट से रिलेटेड, कॉन्करेंट लिस्ट में जो दोनों से रिलेटेड होते हैं, स्टेट एज वेल एज यूनियन दोनों। ठीक है, अब आगे चलते हैं, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। चीफ मिनिस्टर का क्या रोल है, कैसे इलेक्ट किया जाता है। अब जैसे देखिए बेटा, जैसे इलेक्शंस प्रोसेस ओवर हो जाती है, एमएलए को इलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और फिर जो एमएलए जो इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी जो इलेक्टेड एमएलए में से एक लीडर को चूज़ कर लेती है, जिसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और जो लोग होते हैं स्टेट के, वो चीफ मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स को मिनिस्टर्स इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी एमएलए चूज़ किए होते हैं, और अब उनकी दो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक तो एमएलए का काम करते हैं, दूसरा वो चीफ मिनिस्टर का, या जो उनको चीफ मिनिस्टर उनको जो भी मिनिस्ट्री देता है, जो भी उनको वर्कआउट करने के लिए देता है, या फिर वो वाला काम करते हैं। ठीक है, एमएलएज वाला काम तो करेंगे, साथ में जो जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जैसे रोड्स की दे दी, हेल्थ की दे दी, एजुकेशन की दे दी, तो उस डिपार्टमेंट का काम भी वो देखेंगे, तो उनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अब मिनिस्टर्स टेक चार्ज ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। वो जो मैंने आपको बताया कि कोई रोड का, कोई हेल्थ का ऐसे बन जाता है, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को उनको इंचार्ज बनाया जाता है, उनको चार्ज दिया जाता है। जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, जैसे अपोजिशन को इंक्लूड करके भी, दे ऑल मे कॉन्स्टिट्यूट द लेजिस्लेचर। ठीक है, वो लेजिस्लेचर्स बनाते हैं। चीफ मिनिस्टर एंड हिज और हर टीम ऑफ मिनिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर और उसका जो असिस्ट करने वाले जितनी भी उसकी टीम है, जो भी कैबिनेट है उसका, वो इस लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। बट दे नाउ ऑल्सो फॉर्म द एग्जीक्यूटिव। लेकिन अब वो इन लॉज मेकिंग जो भी लॉज बनाते हैं, अब उनका काम क्या होता है? इन लॉज को एग्जीक्यूट करना, इनको इम्प्लीमेंट करने का भी इनका रोल बन जाता है। ठीक है, सारे मिनिस्टर जो है क्या बनाते हैं इकट्ठे मिलकर? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को हेड करता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट फॉर्मली अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नमेंट है, गवर्नर होता है हमारी स्टेट का, वो जो फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए, वो करता है। बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, सेरेमनी जो होती है उसमें। और गवर्नर जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है, और ही और शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक का काम करता है। ठीक है, तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट का रोल होता है, वही जो रोल होता है गवर्नर का होता है इन द स्टेट। अब आ जाते हैं रोल ऑफ ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन का रोल क्या होता है? तो ऑल लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, जितने भी लॉज लेजिस्लेचर बनाती है वो सारी कौन इम्प्लीमेंट करता है? बाय द एग्जीक्यूटिव थ्रू मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू वो इम्प्लीमेंट होते हैं, और डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट मिलता है वो उनको इम्प्लीमेंट करता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं हाउसेस के, वो किस में इंगेज रहते हैं? डिस्कशंस में। जो भी लॉ प्रपोज किया जाता है उसके लिए डिस्कशंस में वो इंगेज रहते हैं। ऑपोजिशन मेंबर्स जो हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि वो रूलिंग पार्टी को हमेशा अलर्ट रखे, क्योंकि वो पॉइंट आउट करेगा कि ये गलती करी है ऑपोजिशन ने। ठीक है, तो उस गलती से के डर से जो रूलिंग पार्टी है हमेशा अच्छा वर्कआउट करेगी। ठीक है, तो वो जो अपोजिशन पार्टी का काम होता है, जितने भी फ्लॉज मीन्स कमियाँ जितने भी हैं उसकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की, वो उनको उनके बारे में बताता रहेगा, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, और जो अपोजिशन पार्टी है वो मिनिस्टर्स को क्वेश्चंस भी करती है, इसलिए जो दस मेक द एग्जीक्यूटिव आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। इसलिए जो मिनिस्टर्स को वो क्वेश्चन करते हैं उनको वो आंसर देने पड़ते हैं। इस तरह से दोनों जो है लेजिस्लेचर के लिए काफ़ी अकाउंटेबल, मीन काफ़ी लॉज के अकॉर्डिंग चलते हैं वो। दिस इज़ अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अंडरलाइन कर सकते हो आप इस पॉइंट को, कि दैट शोज़ अस दैट नो पोस्ट और लेवल इन अ हायरार्की इज़ गिवन एब्सोल्यूट पावर। तो यही डेमोक्रेसी है कि जिसमें ये आपको दिखाया जाता है कि
किसी भी लेवल पे या किसी भी पोस्ट पे हमारी हायरार्की में किसी के पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि हाँ वो अपनी मनमानी कर सकता है। तो वो पावर सबको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉज चलना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हमने क्या पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, वो क्या होती है विधानसभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है विधान परिषद, ठीक है। तो द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विधान परिषद। ये परमानेंट हाउस होता है स्टेट का, और बहुत फ्यू स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है या विधान परिषद है, ठीक है। अदरवाइज़ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि विधानसभा ही है। बहुत कम स्टेट्स के हैं। वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं जिसमें बाईकैमरल या फिर लेजिस्लेटिव विद 2 हाउसेस है, वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, अंडरलाइन कर लेंगे आप इसको, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। इन स्टेट्स में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ठीक है। और 2 मेंबर्स हैं हाउस के, उनका कितना टाइम पीरियड होता है 6 ईयर का टर्म होता है, ठीक है। जैसे आप लेजिस्लेटिव असेंबली में देखते हो ना कि वहाँ पे 5 ईयर्स का होता है, उसके 5 ईयर्स के बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा लोकसभा हो गया पार्लियामेंट में, ठीक है, 5 ईयर्स के बाद फिर इलेक्शंस होंगे, ठीक है। ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो गया राज्यसभा हो गया, जो 6 ईयर्स के बाद इसमें इस हाउस में चेंज मतलब इसमें जो है ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन वो रिटायर हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं आएंगे इसमें विधान परिषद में। दे आर नोन एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और MLC भी बोलते हैं उनको, ठीक है। टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अ पर्सन को कितना होना चाहिए, कम से कम 30 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए, उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये जो मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते लोग इनको, ठीक है। ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ या कॉरपोरेशंस या कुछ गवर्नर उनको नॉमिनेट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फील्ड्स। मतलब किसी ने बहुत अच्छा काम लिटरेचर में किया है, किसी ने बहुत अच्छा काम साइंस आर्ट्स में किया है, मेडिसिन में किया है, सोशल वर्क बहुत अच्छा किया है, उनका नाम हो रहा है इन चीज़ों इन पर्टिकुलर एरियाज़ में, तो गवर्नर उनको नॉमिनेट भी करता है, ठीक है। तो एज अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है डिबेट करता है, डिस्कशन करता है जो भी लॉज प्रपोज किए जाते हैं, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो सजेस्ट चेंजेस टू द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधान परिषद जो है विधानसभा का कोई प्रपोजल लेके आता है, कोई लॉ लेके आता है, तो उसमें अगर ये चेंजेस करना चाहे या अमेंडमेंट्स करना चाहे वो ये कर सकता है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लॉ मेकिंग ऑर्गन का, जो हमारी स्टेट की जो लॉ मेकिंग ऑर्गन है उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इंडिया में तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब वर्ल्ड कनेक्ट में क्या होता है, बाकी देशों में क्या हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल पावर्स स्टेट के अंदर होल्ड करती है, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसको एक सीनेट हेड है, मतलब हेड करता है, मतलब वो उसका हेड होता है, और उसके मेंबर्स को सीनेटर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जैसे विधानसभा हो गई, ऐसे वहाँ पे सीनेट हो गया, और उसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं सीनेटर्स। जैसे हमारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव MLAs बोलते हैं, ठीक है। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसको वो हेड इज़ हेडेड बाय एन इलेक्टेड गवर्नर, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव को जो गवर्नर है उसको हेड करता है। इन द स्टेट जुडिशरी द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन जुडिशरी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जुडिशरी में जो जजेस को अपॉइंटमेंट या कोर्ट्स का स्ट्रक्चर वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है वो बाकी देशों में। विद मोस्ट स्टेट्स हैविंग 1 ट्रायल लेवल कोर्ट एंड एन इंटरमीडिएट अपील कोर्ट। और ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनके पास 1 ट्रायल लेवल कोर्ट है और एक इंटरमीडिएट अपील कोर्ट है। सो विद दिस वी एंड विद द चैप्टर, एंड in the next page you have got the flow chart, and you can make the flow chart also in your notebooks, and you can find out how the learning will be easier for you। जैसे आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइडेड है। लेजिस्लेचर जो है आपका विधानसभा और विधान परिषद में डिवाइडेड है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव जो है चीफ मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर जो लेजिस्लेचर लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं।
जुडिशरी के अंडर आता है हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स।